Hello everyone. Our next topic in first chapter of introduction of thermal power plant is the factors to be considered while situating for your thermal power station. देखो वेरियस पैरामीटर्स होते हैं थर्मल पावर प्लांट के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी जगह देखी बड़ी ज़मीन मिल रही है, बंजर ज़मीन है तो डाल दिया पावर प्लांट और चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि थर्मल पावर प्लांट है तो सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे लिए होती है कि स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास में वाटर सोर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आप लोग ध्यान करना, नोट करना कि जनरली जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो विल बी सिचुएटेड एट द बैंक्स ऑफ रिवर। जनरली नदी के पास में आप लोगों को थर्मल पावर प्लांट की क्वांटिटीज या नंबर्स ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए जो बॉयलर के अंदर हम लोगों को फ्यूल जलाना है, जिसकी वजह से हम स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सोर्स है हमारा पानी। वो पानी आप लोगों को रिवर्स में से इजीली मिल सकता है। तो जनरली पावर प्लांट का लोकेशन क्या होता है कि भाई नदी के पास में बनाओ या किसी लेक के पास में बनाओ कि जहाँ पर वाटर सोर्स की अवेलेबिलिटी अच्छी है। तो हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को वही सिचुएशन या वो लोकेशन सबसे ज़्यादा सिलेक्ट करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली एक वाटर सोर्स की अवेलेबिलिटी देख करके हम लोग पावर प्लांट को बना देंगे। दूसरे भी पैरामीटर्स है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो वो पैरामीटर्स क्या क्या है? तो सबसे पहला पैरामीटर यू कैन सी दैट अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, कि कोल हमारे पास में अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं। सेकंड जो होता है वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो मैंने अभी अभी समझाया। तीसरा होता है एस डिस्पोजल फैसिलिटी। एस डिस्पोजल फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा हमारे पास में फैक्टर है कि जिसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि आप इसको कहीं पर भी डाल दो और छोड़ दो तो चलेगा, ये इस तरह से नहीं होता है। दैट इज़ द डेंजरस फॉर द एटमोस्फेरिक कंडीशन। एटमोस्फेयर में वो हजार्डस है। तो एस डिस्पोजल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है। फिर होता है लोड लैंड रिक्वायरमेंट। लैंड रिक्वायरमेंट थर्मल पावर स्टेशन किस साइज़ का है उसके बेसिस पर हम लोगों के पास में लैंड है कि नहीं। जैसे मान लो कि आपकी कोई सिटी है, सिटी के अंदर 1.5-2 करोड़ की पॉपुलेशन है। 1.5-2 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए अगर आप स्मॉल स्केल का कोई थर्मल पावर प्लांट बना रहे हो तो वो इनफ नहीं है कि आपकी 1.5-2 करोड़ की पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली प्रोवाइड कर सके। तो क्या होता है कि भी हम लोगों को उस तरह से लैंड की रिक्वायरमेंट भी होती है, बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, तो वो लैंड अवेलेबल है कि नहीं वो देखा जाता है। फिर नेचर ऑफ लैंड, खेती लायक अगर कोई ज़मीन हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई फार्मर्स की ज़मीन है, अगर उसके ऊपर आप बना दोगे तो वो क्या करेगा। मतलब नेचर ऑफ लैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है कि भी उसकी कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि पावर प्लांट के इक्विपमेंट्स जब जो चल रहा है, लैंड की बैरिंग कैपेसिटी भी इतनी होनी चाहिए कि पावर प्लांट के इक्विपमेंट्स जब वो काम करे तो वहाँ पर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखा जाता है। फिर होता है लोड सेंटर। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। फिर होता है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, साइज ऑफ द प्लांट और पब्लिक प्रॉब्लम, एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर एक्सटेंशन। ये सारे पैरामीटर्स है, बेसिक पैरामीटर्स है, छोटे छोटे पैरामीटर्स है, सिंपल है। ये सारे पैरामीटर्स के बारे में हम लोगों को देखना है कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के एक थर्मल पावर प्लांट का थर्मल पावर प्लांट का हम लोग क्या बोलते हैं सिचुएशन बना सकते हैं या थर्मल पावर प्लांट को हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ कोल। देखो मॉडर्न बेस स्टीम पावर प्लांट जो होते हैं जिसके अंदर हम लोगों को लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। अगर फ्यूल को लाने ले जाने का खर्चा ही पावर प्लांट के आधे खर्चे के इक्वल हो तो ऐसे पावर प्लांट के लोकेशन के मतलब पावर प्लांट के लोकेशन के हिसाब से तो ऐसा पावर प्लांट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि ये मेंटेनेंस कॉस्ट के इक्वल ही हो गया। मेंटेनेंस में भी आप पैसा दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन में भी पैसा दे रहे हो। तो इलेक्ट्रिसिटी जो आप प्रोड्यूस करोगे वो भी आप लोगों को महंगी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप लोगों के लिए कॉस्टली हो रही है तो डेफिनेटली इसका लोड एक नॉर्मल सिटीजन्स के ऊपर ही आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर ही ऐड होकर के आने वाला है। तो हम लोगों को उस तरह से को एरिया और वो लोकेशन सिलेक्ट करनी चाहिए कि जहाँ से हम लोगों को फ्यूल की अवेलेबिलिटी बहुत ही इजीली हो। तो कोल जहाँ पर इजीली अवेलेबल हो सकता है, चारकोल जिसको बोलते हैं, क्योंकि जनरली चारकोल पाउडर फॉर्म में होता है कोल का एक ऐसा टाइप, और ये चारकोल का ही यूज़ किया जाता है पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, स्टीम जनरेशन के लिए। तो जहाँ पर हम लोगों को चारकोल इजीली अवेलेबल हो वहाँ पर आप लोग इजीली हमारे पावर प्लांट को लोकेट कर सकते हो। सेकंड पैरामीटर होता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मैंने पहले ही समझाया। रिवर अगर पास में है, लेक अगर पास में है कि जहाँ पर मैक्सिमम लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में वाटर है, तो वो क्या होगा कि बॉयलर के अंदर आपके वाटर रिसोर्स को पूरा करके रखेगा।
तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ द मेन पॉइंट कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में हम लोगों को पानी मिलता रहना चाहिए, क्योंकि पानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बॉयलर के अंदर चल रहा है, वो कंडेंसर में भी यूज़ हो रहा है, इकोनोमाइजर में भी यूज़ हो रहा है, आप लोगों के कूलिंग टावर में भी यूज़ हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर वाटर हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड वन इज एस डिस्पोजल सिस्टम या एस डिस्पोजल फैसिलिटी, जो मैंने बोला था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस इज़ द मेन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टीम पावर प्लांट हैंडलिंग प्रॉब्लम। इसके हैंडलिंग प्रॉब्लम ज़्यादा है। हैंडलिंग प्रॉब्लम मैंने पहले ही बोला, ऐसा नहीं कि भाई ऐसा आप लोगों ने बॉयलर में से निकाली और उसको कहीं पर भी डाल दिया। उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह रखी जाती है, स्पेसिफिक जंकयार्ड होता है, डंकयार्ड होता है कि जहाँ पर उसको स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि वो यूजलेस है। ऐश का हम लोग यूज़ इतना ज़्यादा हम लोग कर नहीं सकते। अगर ऐश को हम लोग निकाल भी नहीं रहे और हॉट कंडीशन से, तो वो करोजन इरोजन इफेक्ट भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो क्या है कि भी ऐश को हम लोगों को अलग से अलग, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना कूल प्लेसेस में रखना पड़े। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को भी पॉल्यूट कर सकता है। इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, और वो काफ़ी सीरियस भी है, वो काफ़ी सीरियस भी है। इसीलिए क्या किया जाता है कि इसके लिए एक स्पेशल अलग से लोकेशन हम लोग पहले से सिलेक्ट करके रखते हैं, पहले से सिलेक्ट करना पड़ता है पावर प्लांट के कंडीशन के लिए, कि भी ऐश जो भी हम लोगों को मिल रही है उस ऐश को उसके हिसाब से उसकी लोकेट की गई जगह पर जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया जाए, जो एटमोसफियर को भी नुकसान ना करे और हमारी ह्यूमन बॉडी को भी नुकसान ना करे। इंडिया के अंदर जो हम लोग कोल का यूज़ करते हैं ना, उसमें एटलीस्ट 20 to 40% का ऐश होता है, जो देखा जाए तो काफ़ी लार्ज अमाउंट में है। तो ये लार्ज अमाउंट में जो ऐश होती है, उसको रिमूव करने के लिए स्पेशल लोकेशन चाहिए, स्पेशल कंडीशन चाहिए, और इसकी अलग से एक हैंडलिंग सिस्टम भी चाहिए। ये हैंडलिंग ऐश हैंडलिंग सिस्टम जो होती है, वो हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे डीप में। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान में रखा जाता है वो होता है लैंड रिक्वायरमेंट। लैंड रिक्वायरमेंट में क्या होगा भाई, लैंड ऐसा नहीं है कि खाली सेटल अप के लिए चाहिए, प्लांट सेटल अप कर दिया और पावर प्लांट चालू हो गया और हम लोगों का काम शुरू हो गया, इस तरह से नहीं होता है। उसके लिए भी हम लोगों को अलग अलग पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई पावर प्लांट है, मतलब लेबरर्स होंगे, मैन पावर होगा, तो उन मैन पावर को रोकने के लिए उनकी कॉलोनीज की भी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि पावर प्लांट 24/7 चल रहा है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि पावर प्लांट 22/7 चल रहा है, कहीं पर 10 घंटे चलता है, 12 घंटे चलता है। तो जैसी रिक्वायरमेंट वैसा रिक्वायर्ड मैन पावर, और मैन पावर अगर है 24/7, अगर आपका पावर प्लांट चल रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों को 24 आवर्स और 7 डेज कंप्लीटली हम लोगों को मैन पावर चाहिए। जैसे कि बड़े बड़े पावर प्लांट है, बड़े बड़े पावर प्लांट के अंदर ऐसे पावर प्लांट के जो एटलीस्ट आपकी आ, कहा जाए कि 100 एकड़ के लंबे लंबे एरिया तक फैले हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े पावर प्लांट को 24/365 डेज चलाना है, तो मैन पावर पूरा चाहिए। तो उन मैन पावर की फैसिलिटीज के लिए भी, ठीक है, उसके लिए भी हम लोगों को लैंड चाहिए। सेकंड थिंग, इलेक्ट्रिकल जनरेशन के लिए, मतलब जनरेटर आएगा, जनरेटर के साथ में ट्रांसफार्मर आएगा, उसकी लाइनिंग्स आएगी, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को भी हम लोगों को अरेंजमेंट करना है। तो वो सारी चीज़ों को अगर गिना जाए, तो एक बड़ा पावर प्लांट जो होता है उसके लिए जैसे कि मान लो 100 मेगावाट है, कोई एक सिंपल 100 मेगावाट का पावर प्लांट है, तो उसके लिए एटलीस्ट 300 to 500 एकड़ की ज़मीन चाहिए। तो लैंड रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है कि भाई इतनी अमाउंट की हमारे पास में लैंड तो होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम इजीली हमारे पावर प्लांट को लोकेट कर सकें। फिर होता है नेचर ऑफ लैंड, कि लैंड का नेचर कैसा है, लैंड का नेचर किस तरह से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी बैरिंग कैपेसिटी अच्छी ना रही, तो डेफिनेटली वो चांस रहेगा कि अर्थ सरफेस को डिस्टर्ब करे। तो वी हैव टू सिलेक्ट अ लैंड which has a good bearing capacity, as it has to withstand not only for the dead load of the plant but also for the force transmitted to the foundations। जब आपका बॉयलर चल रहा है, जब आपका टरबाइन चल रहा है, ठीक है, टरबाइन आपको शायद पता नहीं होगा कि टरबाइन, एक नॉर्मल टरबाइन जब हाई स्पीड पर रन होता है तो उसके आरपीएम क्या होते हैं, उसके आरपीएम होते हैं 12,000 to 16,000 आरपीएम, यानी कि 1 मिनट में 12,000 से 16,000 राउंड टरबाइन की ब्लेड घूमेगा। जैसे हमारा पंखा घूमता है, पंखे की ब्लेड्स घूमती है ना 1 मिनट में, शायद वो 200-300 राउंड के आसपास घूमती है। वैसे हमारे टरबाइन की ब्लेड्स 1 मिनट में 12,000 से 16,000 राउंड 1 मिनट में घूमती है। जब इतने हाई स्पीड पर आपका टरबाइन घूम रहा है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हैवी फाउंडेशन चाहिए।
तो हमारी लैंड की बैरिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो इतने हाई लोड को सहन कर सके। जैसे कि उसकी कैपेसिटी, मिनिमम बैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए 1 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब कि वन टाइप ऑफ स्ट्रेस हो गया, लोड एक्सेटेड पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्सेटेड पर यूनिट एरिया। नेचर ऑफ लैंड के बाद में नेक्स्ट होता है हमारे पास में इंपॉर्टेंट लोड सेंटर। लोड सेंटर में क्या होगा भाई कि जो हम लोगों ने साइट सिलेक्ट की है, द साइट ऑफ द पावर प्लांट शुड बी एज नियर एज पॉसिबल टू द लोड्स। लोड्स का मतलब ये हो गया कि हमारा पावर प्लांट इतनी पास में होना चाहिए कि उससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए ज़्यादा खर्चा ना हो। मतलब कि आपका टाउन है, आपका विलेज है या आपकी सिटी है, वो नियरर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ट्रांसमिशन कॉस्ट जो है ना वो मिनिमम कर सके। और ट्रांसमिशन करते टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो रहा है इनटू द लाइनिंग्स, वायर लाइनिंग, उसके अंदर वो लॉसेस कम हो जाए। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्लांट हमारे सिटी के नियर होना चाहिए या विलेज के नियर होना चाहिए या टाउन्स के नियर होना चाहिए। जैसे कि आप देखा जाए तो टोरेंट पावर स्टेशन की आप अहमदाबाद में बात करो, दैट इज़ सिचुएटेड टू द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर, लेकिन देखा जाए तो वो अहमदाबाद सिटी के बीचों बीच में, अहमदाबाद सिटी के काफ़ी पास में, तो वहाँ से उसको ट्रांसमिशन कॉस्ट काफ़ी कम होता है। ये बेस्ट एग्जांपल है कि इसके बेस पर आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि हम लोगों को कितना कम पावर कंज्यूम कर, सॉरी, कितना कम कॉस्टिंग करना पड़ेगा। तो लैंड लोड सेंटर इसी तरह से ध्यान में रखा जाता है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर हमारे लिए होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के अंदर क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो कोल, कि भाई सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोल को लाने में कितना खर्चा हुआ। दूसरा होता है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई वो इलेक्ट्रिसिटीज़ आपके घरों तक पहुंचाई जा रही, तो उसके अंदर कितना खर्चा हो रहा है। मैन सॉरी कोल के साथ साथ में हम लोगों को जो वाटर की ज़रूरत है, तो रिवर से या लेक से पानी को आप लोग बॉयलर तक कैसे लेकर के आ रहे हो। ये सारी ट्रांसपोर्ट जो होती है, मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए हम लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा ज़्यादा ना हो जाए। अगर ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी इफेक्ट कहाँ पर होगी, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल में। फिर नेक्स्ट होता है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। मैंने पहले ही बोला अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। बॉयलर ऐसे ही नहीं चलेगा, उसको चलाने के लिए मैन पावर चाहिए। टरबाइन ऐसे ही नहीं चलेगा, उसकी देख रेख के लिए मैन पावर चाहिए। कूलिंग टावर है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं पावर प्लांट में, सुपर हीटर है, एयर प्री हीटर है, इकोनोमाइजर है, मेकअप वाटर के लिए वहाँ से पंप को चलाना है। बॉयलर जो होता है वो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड लेवल पर रखा होता है। बॉयलर जो होता है वो 10 स्टोरी मल्टी हाइट 10 स्टोरी मल्टी बिल्डिंग के लेवल तक, इतने हायर हाइट के ऊपर आपका बॉयलर सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर लेबर आपके पास में नहीं है तो पावर प्लांट कैसे चलेगा। तो अगर लोकेशन इसी तरह से करना पड़े, इसी तरह से सिलेक्ट किया जाता है कि हम लोगों को मैन पावर इजीली अवेलेबल होता रहे। फिर होता है साइज़ ऑफ द प्लांट, कभी प्लांट का साइज़ किस तरह से, उसके ट्रांसमिशन कॉस्ट के हिसाब से हाई है, लो है, ज़्यादा है। लोड सेंटर के हिसाब से हाई है, लो है, ज़्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, वाटर का कॉस्ट कितना है, ठीक है। फिर उसके मेंटेनेंस का कॉस्ट कितना है, ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट कितना है। तो उसके हिसाब से हम लोगों को क्या होता है कि प्लांट का साइज डिसाइड करना पड़ता है। फिर होता है पब्लिक प्रॉब्लम। भाई पब्लिक प्रॉब्लम तो क्या है कि भाई चिमनी में से जो स्मोक निकल रहा है, अगर सिटी के बीच में आपका पावर प्लांट है, चिमनी में से जो आपका स्मोक निकल रहा है, तो सीधी सी बात है वो आपके सराउंडिंग के एयर को पॉल्यूट करेगा। और वो पॉल्यूटेड एयर अगर हम लोग हमारे ब्रीथिंग में ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमारे हमारे लिए वो हजार्डस है कि भी हमारे ह्यूमन हेल्थ को वो नुकसान करेगा, क्योंकि वो वन टाइप ऑफ एमिशन है, ठीक है। जिस तरह से फ्यूल का एमिशन होता है उसी तरह से ये भी वन टाइप ऑफ एमिशन है। तो पब्लिक प्रॉब्लम्स में ये ध्यान में रखा जाता है कि आपका पावर प्लांट जो है वो थोड़ा पब्लिक से दूर है। मैंने जो अहमदाबाद वाला एग्जांपल दिया, अहमदाबाद वाले एग्जांपल में ऐसा है कि उसका जो पावर प्लांट का लोकेशन है वो ह्यूमन एरियाज, पब्लिक एरिया से दूर है। जिस तरह से जीआईडीसी होती है उसी तरह से टोरेंट का पावर स्टेशन है, दैट इज टू मच अवे फ्रॉम द पब्लिक एरियाज। एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर एक्सटेंशन। फ्यूचर एक्सटेंशन का मतलब ये होगा कि अगर पहले आपने स्मॉल स्केल में चालू किया, उसको जब अगर आपको भविष्य में इन फ्यूचर मीडियम स्केल या लार्ज स्केल में ले जाना है, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास में साइट अवेलेबल होनी चाहिए। इकोनॉमिकली आप इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपके अंदर इतनी ताकत हो कि आप खर्चा करके उसको बड़ा कर सको।
ठीक है। तो फ्यूचर में क्या क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, फ्यूचर में किस तरह से आपको काम करना है, ये चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये सारे पैरामीटर्स थे, ये मेजर पैरामीटर्स थे जो एक थर्मल पावर प्लांट की लोकेशन बनाने में ध्यान में रखा जाता है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।